गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 2 जून 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं ब्रीफली आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो थोड़ा हमने ज्योग्राफी से लिया है। मेडिटेरेनियन ओशन उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं इनको याद करने के लिए आपको मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ से यूपीएससी में हर दूसरे तीसरे साल जो है एक सवाल वो पूछ ही लेता है। कोई आपका ब्लैक सी, कैस्पियन सी, साउथ चाइना सी, मेडिटेरेनियन ओशन, इंडियन ओशन, रेड सी, यहाँ पे रिलेटेड आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। उसके अलावा एक पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस, नो कास्ट प्लीज। तो ये देखेंगे क्या है ये पूरा का पूरा मामला। अच्छा इंटरेस्टिंग है। देखा जीएस पेपर 2 में कुछ नहीं है। वैसे चाहो तो आप इसको भी यहाँ से रिलेट कर सकते हो और चाहो तो आप इसको जो है सोसाइटी से रिलेट कर सकते हो। तो मैंने इसको सोसाइटी वाले में डाल दिया, आप इसको जीएस पेपर 2 में भी डाल सकते हो अगर आपका मन है तो। एनीवेज, क्योंकि यूपीएससी तो इस तरह का डिस्टिंक्शन कोई करता नहीं है ज्यादा। कई बार हमें लगता है कि जीएस पेपर 3 का टॉपिक है वो जीएस पेपर 1 में पूछ लेता है, कई बार जीएस पेपर 1 का टॉपिक लगता है वो जीएस पेपर 3 में पूछ लेता है। खैर टॉपिक पता होना चाहिए, वो जिस तरह से होगा वो होता रहेगा। जीएस पेपर 3 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एनजीटी वर्सेस हाई कोर्ट, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। प्राइवेट फर्म्स बेनिफिटेड फ्रॉम द ऑयल, थोड़ा सा ये देखने वाले हैं ब्रीफली, सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है। लीड इट, ये हमारे लिए बिल्कुल एक आज ब्रांड न्यू टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में कभी भी नहीं पढ़ा। बताऊंगा आपके लीड इट एक्चुअली में है क्या। और इस तरह के जो ऑफ बीट टॉपिक्स होते हैं जो यूजुअली हमारी आंखों के सामने से निकल जाते हैं, यूपीएससी की उनके ऊपर नजर जरूर रहती है। गन लॉज इन इंडिया, ये आज का एक्चुअली एक्सप्लेनर सेक्शन है, इसको थोड़ा देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही शानदार आशा वर्कर को लेके एडिटोरियल, और इसी यहाँ पे हम लोग आज एक मेंस का आंसर भी लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए तो फ्रंट पेज भी देख लेते हैं क्या है। वैसे तो कुछ खास है नहीं। जीएसटी कलेक्शन जम्प्स 44% टू ऑलमोस्ट 1.4 लाख। देखिए ये मई के महीने का है। अप्रैल के महीने में हमारा जो कलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1.67 लाख करोड़ अप्रैल में। तो उसके अलावा मई में कितना हुआ है 1.4। तो कुछ इनका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बीच में कुछ डिक्रीज हो गया था लेकिन थोड़ा इंक्रीज हुआ। अप्रैल में बढ़ने का क्या रीजन होता है, हमें पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड होता है अप्रैल के महीने में, इसलिए कलेक्शन वहां पे सबसे ज्यादा की जाती है ना। आपको भी पता होगा जो हमारे सिटी में आसपास जो पुलिस वाले होते हैं और अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा चालान काटे जाते हैं, है ना। मई के महीने में सबसे ज्यादा चालान काटे जाते हैं क्योंकि अप्रैल से जो है फिर हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, क्योंकि सबको अपना टारगेट अचीव करना होता है। तो जो लोग टैक्स वगैरह पे नहीं करते साल भर में, वो उस समय जाके अपने मार्च के महीने में सारा टैक्स पे कर देते हैं। तो इसलिए टैक्स कलेक्शन वहां पे काफी ज्यादा हुआ था। तो इसको इस एज अ टॉपिक को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा कंटेंट दिया हुआ जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। हाँ, लेकिन जीएसटी के बारे में ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है कास्ट बेस्ड सेंसस टू बी हेल्ड इन बिहार। ये एक आप बस 2-3 दिन वेट कर लो, यहाँ से बढ़िया कोई एडिटोरियल आने वाला है, तब इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और क्योंकि बिहार के अंदर सारी पार्टीज ने मीटिंग करके ये डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सेंसस करवाने वाले हैं कास्ट के बेसिस पे कि भैया हमारे स्टेट में कितने एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, स्वर्ण हैं, सब आपको वो करवाया जाएगा। क्योंकि जो हमारा इससे पहले जो सोशो इकोनॉमिक सेंसस था उसके अंदर भी कास्ट सेंसस किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने वो डेटा रिलीज नहीं किया। सरकार का कहना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी जो किया जाएगा प्रॉपर फुल प्रूफ किया जाएगा और जितने भी जो यहाँ पे लोग काम करेंगे उसमें पूरा सबको ट्रेन किया जाएगा। लेट्स सी, क्योंकि अगर बिहार में एक कास्ट सेंसस हो गया ना, और भी बहुत सारी स्टेट में होने वाला है और काफी हंगामा होने वाला है इस चीज को लेके। अगर ये हो गया तो ये बात पक्की है, इसलिए एडिटोरियल यहाँ से 2-3 दिन में जरूर आने वाला है, तब हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ईडी समन सोनिया राहुल गांधी है, हमारे लिए कोई खास न्यूज नहीं है। ईडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इसके बारे में हम लोग पहले खूब सारी चर्चाएं कर चुके हैं, तो इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को लिया नहीं है। आने वाले समय में इस टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की दोस्तों जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है, देखिए, Apex Court set aside NGT ban on the construction at the ऋषिकोंडा हिल्स। ठीक है, तो ये है हमारे सामने एक न्यूज। तो हुआ ये कि ऋषिकोंडा के अंदर जो कि विशाखापट्टनम ये जो ऋषिकोंडा हिल्स हैं वो विशाखापट्टनम के पास में पड़ती हैं, वहां पे कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था और उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में क्या हुआ कि उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में केस पहले से हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन उसी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में वो केस एनजीटी के अंदर भी चला गया। अब एनजीटी ने अपना फैसला सुना दिया और वो केस अभी भी हाई कोर्ट के अंदर है, और बाद में ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में वो केस जा रहा था। तो यहाँ पे बात आ गई, भैया हम लोग किसकी बात माने, एनजीटी की बात माने या हाई कोर्ट की बात माने। अब ये तो बड़ी बात हो गई ना, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है, एनजीटी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ऊपर है?
ये यहाँ पे सवाल पैदा हो गया। और देखिए एनजीटी जो है वो ट्रिब्यूनल है, राइट, और ये क्वासी जुडिशियल होता है, तो सिविल कोर्ट की पूरी पावर होती है एनजीटी के पास में। इसका मतलब ये है कि एनजीटी जो भी वर्डिक्ट सुनाता है वो एक एज अ कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है, उसी तरह का माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो फंक्शन, इसका पावर है इसके पास। लेकिन क्या वो हाई कोर्ट के केस के अगेंस्ट में जा सकता है, ये बड़ी बात है। तो ये मामला गया भैया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए सीधा सीधा कह दिया, तो इसके बारे में अभी आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे एनजीटी के उसमें लिखा हुआ है, ये हमारे स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, अगर कोई इंसान एनजीटी के वर्डिक्ट से अगर खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट के बारे में उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे कोर्ट्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है, इट प्रिवेल, मतलब उससे ऊपर है वो, ओवर दैट ऑफ द स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल विच इज आवर एनजीटी इफ दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अगर दोनों में से कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो हाई कोर्ट का डिसीजन ही मान्य होगा, एनजीटी का नहीं होगा। एक बड़ा ही शानदार और जबरदस्त ये वर्डिक्ट है। कहता है एनजीटी शुड नॉट हैव इंटरवीन्ड व्हेन द हाई कोर्ट वाज ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द केस। जब भैया ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो एनजीटी को वो केस लेना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये है, उसको वहीं पे रफा दफा कर दिया जाना चाहिए था। कहता है एनजीटी वाज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एज इट इज स्टेटमेंट पूछी जाती है एग्जाम में। तो एनजीटी वाज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट इन सो फार एज द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन वाज कंसर्न। तो जब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात आती है तो हाई कोर्ट एनजीटी से ऊपर माना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की तो बात पता ही है आपको, सुप्रीम कोर्ट तो है ही। तो थोड़ा सा हमें एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए। हमारा जो एनजीटी एक्ट है वो हमने 2010 में पास किया था, और उससे हम लोगों ने हमारा एनजीटी बनाया था। एनजीटी का काम बेसिकली होता है कि जो भी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं, चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, चाहे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात कर रहे हो, कोई भी मामला हो आप एनजीटी में जा सकते हो, ठीक है। और एनजीटी का ये मैंडेट है कि जो भी उसके पास एप्लीकेशन आती हैं वो उसको 6 महीने में ही निपटारा कर देता है। ये आपको कुछ पता होना चाहिए। और इसके कौन होते हैं एनजीटी ट्रिब्यूनल के अंदर? इसके एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कितने साल के लिए भैया? 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं। रीअपॉइंटमेंट उनका होता नहीं है। चेयरमैन को कैसे चुना जाता है? इसे चुनती है सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और एनजीटी जो है उसके अंदर कई सारे कानून को लेके वो काम करता है। हमारा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है इसके अंडर में एनजीटी काम नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। और एनजीटी एक्चुअली नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है, मतलब हमारा आर्टिकल 21 जो है इसका बेसिस होता है। तो केस टू केस बेसिस पे सुनवाई करता है वो सारी चीजें। तो ये है हमारा थोड़ा सा एनजीटी के बारे में। पहले भी इसके बारे में हम लोग अच्छी खासी डिस्कशन कर चुके हैं, और लक्ष्मीकांत वगैरह से भी आप पढ़ सकते हो इसको बहुत अच्छे से। लेकिन ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ऊपर वाली तो चीज हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इजराइल होल्ड्स एयर ड्रिल ओवर द मेडिटेरेनियन। देखिए इजराइल और ईरान के बीच में राइवलरी चलती है, तो किसी से छिपा नहीं है। तो आजकल दोनों के बीच में थोड़ा इशू ज्यादा हो गया है, क्योंकि इजराइल ने एक ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल को, जो कि बहुत बड़े ऑफिशियल थे, जस्ट इक्वल टू जनरल, उनको मार दिया था थोड़े समय पहले। तो जिसकी वजह से इनके बीच में हो रहे हैं इशू। तो इजराइल ने अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए मेडिटेरेनियन ओशन बेसिकली वो यहाँ पे ड्रिल कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है ड्रिल। तो इसीलिए थोड़ा सा ये न्यूज में है, तो हमें पता होना चाहिए कि मेडिटेरेनियन ओशन के आसपास कौन सी कंट्री है, उसको कैसे याद रखा जाए, ठीक है। थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक करवाने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए तो कुछ हमारे यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, हमारे यहाँ पे कुछ एशियन कंट्रीज हैं, और कुछ हमारे पास यूरोपियन कंट्री हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, तीनों कॉन्टिनेंट जो है वो मेडिटेरेनियन ओशन को टच करते हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। मेडिटेरेनियन ओशन के को जो है अटलांटिक ओशन जो है उसके वेस्टर्न साइड में उसको टच करता है। तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री हैं जो मेडिटेरेनियन ओशन को टच करती हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। और ये नदर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका की। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक होता है MATLE। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाओ तो मेटल से आप याद रख सकते हो। अगर आपको नॉर्मल मेटल याद करना है तो उसने सेम स्पेलिंग से भी कर सकते हो, लेकिन ये वाली स्पेलिंग हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग इसको वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, है तो वो मेटल ही, लेकिन इसमें जो है वो रैंडम है और दूसरे वाले में वो अरेंज्ड है। अब आपको जो ठीक लगता है उसको मेटल से कर सकते हो।
अब बात आती है कौन सी एशियन कंट्री हैं जो उसको सराउंड करती हैं, टच करती हैं। ये तो सवाल यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए ये है हमारा लेबनान, इजराइल, सीरिया और टी। ये हमारा क्या बन गया लिस्ट, लेबनान, इजराइल, सीरिया एंड टर्की। अगर आप सी लिस्ट कर सकते हो तो ये हमारा इसमें साइप्रस भी आ जाएगा। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। और जो हमारी इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, आईएफएस जो होता है, वो तो लोग तो विदेशों में ही जाते हैं, उनकी तो पोस्टिंग विदेशों में ही होती है। और बहुत यूरोपियन कंट्री को बहुत पसंद किया जाता है आईएफएस कम्युनिटी में, वहां पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो बढ़िया कंट्रीज हैं, जो भी है उनको लगता होगा। तो आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आई फॉर इटली, एफ फॉर फ्रांस एंड एस फॉर स्पेन। आईएफएस इटली, फ्रांस, स्पेन, ये मेडिटेरेनियन ओशन को टच करती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारी बचती है ये वाली, इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं है, मतलब बहुत अच्छा ट्रिक नहीं है, आपको जो अपने तरीके से बनाना है आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ना कि जो हरे नोट होते हैं, हरे नोट है ना, ग्रीन मनी, हरे नोट जिसको लोग बोलते हैं, तो ग्रीन मनी से अगर हम लोग याद करें तो हम लोग कम से कम यहाँ पे 2 कंट्री याद कर सकते हैं, ग्रीन मनी, ठीक है, क्योंकि पूरा पैसा तो भैया यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ही है, अमीर कंट्री है। तो ग्रीन से आप ग्रीस याद रख सकते हो, मनी से जो है मोंटेनिग्रो याद रख सकते हो। तो ये तो कम से कम 2 कंट्री आपको पता होने चाहिए। इतने में भी अगर आपको पता होगा ना, इतने में भी आप आराम से बहुत ईजिली आंसर कर सकते हो। सारी कंट्री जरूरी नहीं होती हैं, 2-4 कंट्री भी अगर आपको पता होती है तो एलिमिनेशन मेथड से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, आपके जो नोट्स हैं आप उसके अंदर इसको लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर फाइल्स पेटिशन सीकिंग कैटेगरी फॉर द कास्टलेस हिंदूज। तो भैया एक डॉक्टर भाई साहब है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है दीपक ज्ञानेश्वर हलवार। ये नाम याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वैसे ये टॉपिक भी खास नहीं है। तो इन्होंने कोर्ट के अंदर ये केस फाइल किया। इनका कहना है कि सर मैं अपनी कास्ट को छोड़ना चाहता हूं, ठीक है, मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हो कि ये आदमी हिंदू तो है लेकिन इसकी कोई कास्ट नहीं है, कास्टलेस हिंदू है। इसके लिए भी हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन है नहीं, हमारे पास ना कानून में है ना कहीं है कि भैया आपको कास्टलेस होने का सर्टिफिकेट दिया जाए। तो हिंदू ये कहना, मैं हिंदू रहना चाहता हूं लेकिन कास्ट में अपनी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन अभी कोर्ट में डाला है तो देखते हैं इसमें क्या मामला रहने वाला है। हालांकि इसको लेके एक और चीज है जिसमें लोग ये बोलते हैं कि नो कास्ट नो रिलीजन, नो कास्ट नो रिलीजन। तो क्या ये सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है? हाँ, ये सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, लेकिन ये केस इससे थोड़ा उल्टा है, क्योंकि ये कह रहे हैं नो कास्ट यस रिलीजन, रिलीजन रखना चाहते हैं, कास्ट छोड़ना चाहते हैं। ऐसा मामला देखा आपको कई बार ना सुनने को मिलेगा, तमिलनाडु में कई सारे ऐसे केस हो चुके हैं, केरला में कई सारे ऐसे केस हो चुके हैं जिसमें लोगों ने नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेट उनको मिला है। तो बेसिकली तमिलनाडु के अंदर एक कपल थे, वो अपनी बच्ची के लिए जब स्कूल में एडमिशन करवाने गए तो जब वो फॉर्म भर रहे थे तो उसके अंदर लिखा हुआ था कास्ट और रिलीजन मेंशन करना था, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया ब्लैंक, हम इसको नहीं भरेंगे। हालांकि उसके अंदर कॉलम में उनका कहना था, ये होना चाहिए था कि नो कास्ट नो रिलीजन, मतलब आप जब ने कास्ट और रिलीजन लिखा तो नीचे लिख दो नो कास्ट नो रिलीजन, आप उसको टिक मार्क कर सकते हो अगर आपको उसका ऐसा फील होता है। लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ था नहीं और उसकी बच्ची को एडमिशन हुआ नहीं। फिर बाद में वहाँ के जो डीएम साहब हैं वो डीएम के पास गए, तो डीएम ने फिर थोड़ा सा देखा इधर उधर के, तो ये देखा कि डीएम ने कि 1970s में और फिर 2000 में, 78 है वैसे, ये 2000 में तमिलनाडु के एजुकेशन बोर्ड ने ये कहा था कि जो आपका स्कूल फॉर्म होता है एडमिशन का, उसके अंदर अगर अपने कोई रिलीजन या कास्ट अगर मेंशन नहीं करता है तो ये उसकी मर्जी है, आप उसको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसको रेफरेंस जब दिया गया तो इनके बच्चे का एडमिशन भी हो गया। हाँ, प्रोवाइडेड कि इनकी बच्ची का जो ये बात है कि फ्यूचर में उसको कोई भी रिजर्वेशन का या गवर्नमेंट जो फैसिलिटी होती है जो कि कास्ट रिलीजन के बेसिस पे होती है तो वो बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। उन्होंने इस बात पे एग्री किया और उनका सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। आपको भी किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो आप भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे प्रोविजन है आपके पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ऐसा कुछ, आपको डेफिनेटली मिल सकता है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कितने लोग चाहते हैं, कितने लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए, है ना। कास्ट तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए, क्योंकि सिर्फ मतलब कास्ट सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं, रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए नहीं, कास्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है ना। कास्ट के बेसिस पे जो है कास्ट और क्लास, कास्ट और क्लास, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बात बोली है कि इंडियन सोसाइटी बड़ी पेक्युलर सोसाइटी है, यहाँ पे कास्ट और क्लास लगभग ओवरलैप करती हैं। आप किसी कास्ट
का पता लगने से, अगर आपको पता चल जाता है कि इसकी कास्ट ये है, आप मोटे मोटे तौर पे ये बता सकते हो कि उसकी क्लास कैसी होगी, है ना, उसका उसका जो है फाइनेंशियल स्टेटस कैसा हो सकता है। मोटे मोटे तौर पे लोकल तो वेरिएशन रहती हैं, एक्सेप्शन तो हमेशा ही रहती हैं, लेकिन इनका कहना है कि कास्ट और क्लास आप बिलोंग कर सकते हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आदमी सो कॉल्ड लो कास्ट से अगर वो बिलोंग करता है, बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो ज्यादातर जो है लेबर जो है क्लास होगी, लैंडलेस लेबरर्स होंगे, है ना, उनका फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे सर्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो इंडिया में कास्ट और क्लास लगभग लगभग ओवरलैप करती है, राइट। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि कास्ट आपको लगता है जरूरी है या आपको लगता है कास्ट जरूरी नहीं है? क्या इस तरह के सर्टिफिकेट लोग लेना चाहें तो उनको इजीली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपका इसके बारे में पूरा क्या विचार है, आप डेफिनेटली बता सकते हो। लेकिन कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस एंड ऑल दैट, है ना। एक बढ़िया सोसाइटी होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है समाज में, और एक सोच, एक आइडियल सोच अलग होती है, राइट। तो हम तो लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ ही जाएंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट को रिकॉग्नाइज करता है, और इसलिए हमारे यहाँ पे जो है कास्ट बेस्ड जो है, जिसे हम लोग पॉजिटिव एक अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, वो भी सरकार के द्वारा लिए जाते हैं ताकि जो है उत्थान हो सके बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्राइवेट रिफाइनर्स प्रॉफिट फ्रॉम द चीप रशियन लेबर क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि देखो भैया, इंडिया जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट तो कर रहा है, ये हम सबको पता है, लेकिन ये ज्यादातर इंपोर्ट जो है वो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, जैसे रिलायंस होगी, नायर्स होगी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं प्राइवेट की। सरकारी कंपनियों को यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने का। और पिछले जो है कुछ महीनों में एक्चुअली प्राइवेट कंपनी ने ही ज्यादा इंपोर्ट किया है, क्योंकि सरकारी कंपनी को तो सरकार जो है वो कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन की वजह से उनका जो प्राइस है वो फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के ऊपर ऐसा कोई ज्यादा मतलब रूल नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी क्या करती हैं, रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर लेती हैं, और यहाँ पे रिफाइनरीज हैं हमारे यहाँ पे, तो रिफाइनरीज में जो है प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उसको फिर एक्सपोर्ट करती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इसका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। हम लोग इंपोर्ट जरूर करते हैं क्रूड ऑयल, लेकिन हमारे यहाँ पे रिफाइनरी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, और हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स और ये जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं काफी ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो प्राइवेट कंपनियां भी दिन रात करोड़ रुपए छाप रही हैं, ऐसे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया। सरकारी कंपनियों को ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। जामनगर के अंदर, जामनगर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है रिलायंस की, पता होना चाहिए आपको। तो जब ये लोग करते हैं इंपोर्ट रशिया से, तो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज है वो है भूपेंद्र सीक्स रीलुक एट द आईपी रिजीम। पहली बात आपको पता होना चाहिए, आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हर केस में हो सकता है, टेक्नोलॉजी के केस में भी हो सकता है, या आर्ट के केस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मान लो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है, तो ये मोबाइल मैंने तो प्रोड्यूस नहीं किया, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो मैंने तो डेवलप नहीं की, तो ये मेरा आईपी नहीं है। लेकिन मान लो मैं अपने दिमाग का यूज करके कोई बुक लिखता हूँ, तो मैंने किताब लिखा, या मैंने कोई सॉन्ग लिखा, या मैंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई अपने दिमाग का यूज करके जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल मेरी मतलब बौद्धिक, जो मेरे दिमाग की वो प्रॉपर्टी हो जाती है, और उसके ऊपर मेरा अधिकार होता है। अगर कोई और आदमी उसको यूज करता है, पहली बात तो यूज नहीं कर सकता, मुझे लीगल, उसको लीगल प्रोटेक्शन होती है मुझे। अगर वो यूज करेगा अभी, तो उसको मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसको बदले में मुझे रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। तो ये तो हो गया आईपी। अब भूपेंद्र जी क्या कह रहे हैं, ये हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, तो इस आर्टिकल के अंदर छोटी छोटी कई सारी बातें मेंशन की गई हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज अगर चाहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हम एनवायरनमेंट को लेके कुछ करें और बहुत जल्दी अपना नेट जीरो अचीव करें, तो प्लीज आप हमें टेक्नोलॉजी दीजिए। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं भैया, हमें आप पैसा भी दीजिए, बिकॉज हमारे पास इन दो ही चीजों की तो कमी है, टेक्नोलॉजी और पैसा। आप हम ये दोनों दे दोगे तो हम भी कुछ कर लेंगे। तो खाली ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा कि इंडिया जो है वो CO2 रिलीज करता है, ऑल दैट नहीं भैया, कुछ काम भी करके दिखाइए ना, हमारी हेल्प करिए, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। ये इन्होंने कहां पे बोला, ये इन्होंने बोला एक कॉन्फ्रेंस में, और ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी लीड की, जिसका नाम है लीडरशिप फॉर द इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी के हिसाब से आपसे वो पूछ सकता है। लीड, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है।
तो यहाँ पे वो बोल रहे थे। तो लीड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक्चुअली लीड की शुरुआत हुई थी कब, देखिए अभी तो हम लोग ग्लासगो की बात करते हैं, तो ग्लासगो में अभी जो COP26 हुआ था, तो वहां की बेसिकली मीटिंग हुआ था इंडिया और स्वीडन। लीड जो है ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है, और इसके अंदर एक्चुअली अभी जो है बहुत सारी कंट्री हैं, और ये वॉलंटरी है, मतलब कोई बाइंडिंग तो है नहीं, वॉलंटरी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री जहां से CO2 रिलीज होता ही होता है, उसमें पोल्यूशन कम करने की बात करती है। जैसे कुछ इंडस्ट्री खास यहाँ पे नाम लेते हैं, इन्हें कहा जाता है हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री होती है ये। हार्ड टू अबेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम लोग पावर का इतना ज्यादा यूज करते हैं, कोल वगैरह का, कि यहाँ से CO2 रिलीज होता ही होता है। अगर हम लोगों ने इस एरिया को कंट्रोल कर लिया, तो अगर हम लोगों ने यहां से CO2 को कंट्रोल कर लिया, तो मतलब हम लोग पूरे ग्लोब के अंदर CO2 को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया का 30% जो CO2 ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, वो सिर्फ इंडस्ट्री से होता है। कौन कौन सी इंडस्ट्री है? आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कंक्रीट इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, ब्रिक्स, हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन कुछ ऐसा इनोवेटिव करना है, कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना है कि हम लोग यहां से CO2 को कम कर सकें। ठीक है, कौन सी कंट्री के बीच में हुआ ये समिट? 2021 के अंदर इंडिया और स्वीडन। ये आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, आपको मैं बताता चलूं कि एक मिशन जो है, मिशन भी है जिसका नाम है मिशन इनोवेशन। ये भी आपको पहले हमने कभी किया नहीं था इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूं, मिशन इनोवेशन के बारे में। ये भी एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, और ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव है वो कैसे काम करता है? देखिए 1972, ये ईयर याद रख लेना। देखिए 1992 तो सबको याद रहता है, क्योंकि क्या हुआ था यहाँ पे, रियो हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, ये तो सबको याद रहता है ना। लेकिन इससे पहले भी 20 साल पहले एक और इनिशिएटिव हुआ था जिसे कहा जाता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। और ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे पहला कन्वेंशन माना जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, जहां पे बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल कम्युनिटी आई थी। उसके 20 साल बाद शुरू हुआ था आपका रियो अर्थ समिट। तो हमारा जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है वो एक्चुअली स्टॉकहोम से ही चलाया गया था, और उस स्टॉकहोम के अंदर ही बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था, मिशन इनोवेशन चलाया था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और एक्चुअली मिशन जो इनोवेशन है ये 22 कंट्रीज का एक ग्रुप है, और ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया भी इसका पार्ट है 22 कंट्रीज में। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी की बात करते हैं, अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल एनर्जी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, और पेरिस कन्वेंशन के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मिशन इनोवेशन, और इंडिया भी इसका पार्ट है। ठीक है, तो लीड इट के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसके अंदर 2-4 चीजें और टर्म दे रखे हैं, जैसे पेरिस कन्वेंशन के बारे में बात कर रखा है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में भी इन्होंने बात किया हुआ है जो 1972 में हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम वगैरह हम लोगों ने उस समय वहाँ पे चलाया था। तो ये जो है कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो UNEP, UNFCCC, अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, नेट जीरो, पेरिस, ग्लासगो, पंचामृत, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, न्यूज में लगातार रहती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग गन कंट्रोल लेजिस्लेशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। देखिए डिफरेंट कंट्री का हमें कोई मतलब नहीं है, इसने बता रखा है कि USA के अंदर क्या है, कनाडा के अंदर क्या है, जापान के अंदर क्या है, अलग अलग कानून। न्यूज में क्यों है ये, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है आपको सबको पता है, क्योंकि जिस तरह से USA के अंदर गन वायलेंस होता है, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी डिस्को में, कहीं पे भी अटैक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे इतना इजीली आप एक्सेस कर सकते हो गन को। आप ऑर्डर करिए, जैसे आपके घर पे पिज्जा आता है तो आधे घंटे में गन आ जाती है। ऐसा भी कई सारे स्टेट के अंदर इतने लिबरल रूल्स होते हैं वहां पे। तो अलग अलग कंट्री के उन्होंने बताया, हालांकि कनाडा के अंदर भी काफी लिबरल रूल्स हैं, लेकिन कनाडा ने पिछले हफ्ते नहीं मतलब ये मंडे को एक कानून पास किया। तो कनाडा में उन्होंने थोड़ा सा अपना जो कानून था पहले काफी ज्यादा लीनियंट था, अभी उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। जापान के अंदर भी कानून जो है काफी स्ट्रिक्ट है, हालांकि जापान इतना पीसफुल कंट्री है, वहां के लोगों को जरूरत है नहीं, वायलेंस की रेट बहुत कम है जापान में। लेकिन बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में क्या रूल है गन के। देखिए इंडिया में अगर आप गन के लिए अप्लाई करते हो तो कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और आप कोई कन्विक्ट नहीं होने चाहिए, किसी भी केस के आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, आप अनसाउंड माइंड मतलब पागल नहीं होने चाहिए, और पब्लिक सेफ्टी को आपसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए अगर आप इंडिया में गन खरीदना चाहते हो। अब आप बोलोगे सर ये बात कौन डिसाइड करेगा,
ये बात डिसाइड करी जाती है आपके लोकल थाना के द्वारा। जो थाना होता है ना, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे, तो वहाँ से इंक्वायरी आती है, भैया आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगी, तब जाकर आपको लाइसेंस दिया जाता है। तो जब कोई आदमी लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो फिर वो लाइसेंस अथॉरिटी जो होम मिनिस्ट्री के पास वो पूरा मामला जाता है। होम मिनिस्ट्री जो है आपके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होता है उसके जो SHO होते हैं, उसके जो इंचार्ज होते हैं, उनसे बात करते हैं और वो फिर एक सबमिट करते हैं रिपोर्ट, ये फलां फलां आदमी जो है वो बिल्कुल सही है और इसके पहले कोई केस नहीं है, पब्लिक को ऐसे कोई खतरा नहीं है और इसको गन चाहिए। हो सकता है वो गन का कोई भी पर्पस हो सकता है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी हो सकता है, किसी चीज के लिए हो सकता है, ठीक है। तब जाके जो है आपको परमिशन मिलती है प्रॉपर वेटिंग के बाद, मतलब वेटिंग के द्वारा आपके पेपर सब चेक किए जाते हैं। तो आर्म्स एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 2019 के अंदर, इसने क्या किया, पहले एक इंसान इंडिया में मैक्सिमम 3 गन्स रख सकता था अपने नाम के ऊपर रजिस्टर्ड, तो उसकी जो है उसको अभी 2 कर दिया। अभी आप सिर्फ 2 गन से ज्यादा एक बार में नहीं रख सकते हो, ठीक है। नो एंटिटी इज परमिटेड टू सेल और ट्रांसफर और फायर आर्म विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द मार्कर। तो ऐसा कोई भी हथियार नहीं होगा जिसके ऊपर उसके मैन्युफैक्चरर का नाम ना हो, तो वो होना बिल्कुल जरूरी है। और हर वेपन की एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होता है, नंबर होता है, वो भी उसके ऊपर होना चाहिए ताकि पता तो चले किसका है, किसके नाम पे है। दूसरी बात, आप कन्वर्जन नहीं करवा सकते। कन्वर्जन का मतलब जैसे होता है ना, लोग बाइक खरीद लेते हैं तो खरीद लेते हैं स्प्लेंडर, लेकिन स्प्लेंडर को मॉडिफाई करके जो है बना लेते हैं उसको बुलेट। तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है ना वेपन्स के अंदर भी होता है, तो ये भी अलाउड नहीं है। हालांकि अभी तो व्हीकल्स के मॉडिफिकेशन भी अलाउड नहीं है, वो भी इलीगल है, लेकिन लोग करवाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ केस फॉर कम्युनिटी ओरिएंटेड हेल्थ सर्विस। तो यहाँ पे है हमारे साथ में एक मेंस के लिए क्वेश्चन, आपको जो अटेम्प्ट करना है। कहता है द रोल ऑफ आशा इन इंडियन हेल्थ सिस्टम इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। ओके, discuss the role of ASHA workers and challenges associated with their functioning. Also, suggest some solutions to make it more robust and effective. 150 वर्ड, सीधा सीधा सा आंसर है, कोई घुमा फिरा के बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। और इस आंसर का जो है 90% कंटेंट आज के एडिटोरियल में है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हमारे मेंस के लिए। आपके मेंस के 90% से ज्यादा क्वेश्चन आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आशा वर्कर आजकल न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको मिला है भैया WHO की तरफ से अवार्ड, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो अभी इंटरनेशनली उसको रिकॉग्निशन मिल गया है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है। हालांकि इनको जितना हम लोग क्रेडिट देना चाहिए ना, शायद उतना मिल नहीं पाता, लेकिन अगर आप ग्राउंड रूट पे जाओगे ना तो आशा वर्कर बहुत जबरदस्त काम करती हैं। जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, इम्यूनाइजेशन करना होता है, वैक्सीन वगैरह का जो काम करना होता है, हाइपरटेंशन के लिए जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है, डायबिटीज के लिए जो दवाइयां वगैरह देनी होती हैं, TB वगैरह के लिए, ये सारे काम आपके गाँव में आपकी आशा वर्कर के थ्रू करवाए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक आशा वर्कर आम जनता के बीच में और हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम होता है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करती है, प्राइमरी ब्रिज का काम करती है, ठीक है। तो इनके आउटस्टैंडिंग रोल के लिए ही इनको ये काम दिया गया है। तो वही मैटरनल मोर्टेलिटी रिड्यूस होना हो, है ना, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसके सर्वाइवल में इंप्रूवमेंट करना हो, उसको दवाइयाँ देनी हो, उसको हॉस्पिटल के साथ बातचीत करना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। आशा जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली 2005-2006 के अंदर लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। बाद में 2013 के अंदर इसको अर्बन एरिया के अंदर भी एक्सटेंड कर दिया गया था जब हम लोगों ने नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च किया था। और हालांकि आशा वर्कर कोई हमारा ओरिजिनल आइडिया नहीं है, आशा वर्कर काफी इंटरनेशनल ऐसे आइडियाज रहे हैं 1970s में 80s में, इस तरह की चीजें चलाई गई थी अफ्रीका में, एशियन कंट्रीज वगैरह में, वहां से हम लोगों को मोटिवेशन मिला, इसके लिए इंस्पिरेशन मिला। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिला वो हमें अपनी कंट्री से ही मिला। छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रोग्राम चलाया गया था 2002 के अंदर जिसे कहा जाता है मितानिन, ये आपको याद रखना है, मितानिन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है अ फीमेल फ्रेंड। तो वहाँ के कुछ मतलब जो कुछ परिवार हैं, कुछ घर होते हैं, उनके ऊपर जो है एक लेडी को ये काम दिया गया था उनकी हेल्थ वगैरह करने का, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, थोड़ी बहुत दवाइयाँ प्रोवाइड करवानी है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो ये प्रोग्राम चलाया था ना, वहाँ से इंस्पायर होकर फिर हम लोगों ने 2005-2006 के अंदर आशा प्रोग्राम चलाया।
इसकी क्या क्या हाईलाइट है, क्या क्या इसकी खास बात है? खास बात यह है कि आशा वर्कर जो है वो विलेज जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, आशा की सिलेक्शन कोई आसान प्रोसीजर नहीं है। आशा की सिलेक्शन में पूरा आपका पंचायत, आपके गांव का सरपंच, प्रधान और जो उप प्रधान होते हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं। आपका बीडीओ यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, इवन डीएम तक भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो कई सारे ऑफिसर्स आशा की सिलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके उसका सिलेक्शन किया जाता है। उसका एजुकेशन बैकग्राउंड भी देखा जाता है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाता है, उसका इंटरव्यू भी होता है प्रॉपरली, वो सब देखा जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या रहता है, देखिए, इट एंश्योर्स फैमिलियरिटी, बेटर कम्युनिटी कनेक्ट एंड द एक्सेप्टेंस। तो आशा वर्कर एक ऐसी वर्कर होती है जिसको पूरे गांव एक उसको गांव, उसको अपने जितने लोगों की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जरूरी नहीं है एक गांव हो, कई बार दो गांव भी हो सकते हैं, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है स्टेट वाइज। तो वो उसको अपने आसपास की लोकल कंडीशंस के साथ वो फैमिलियर होनी चाहिए, है ना, और कम्युनिटी कनेक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको गांव में झगड़े चल रहे हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मोटे मोटे तौर पे सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ भैया वो न्यूट्रल पोजीशन है, उसको आशा वर्कर बनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव होती है एक हेल्थ सिस्टम के अंदर, ये कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, और ये गवर्नमेंट वर्कर नहीं होती हैं, दे आर नॉट गवर्नमेंट वर्कर्स। बहुत बड़ी बात है ये अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वर्कर नहीं है गवर्नमेंट की। क्योंकि जब गवर्नमेंट के वर्कर्स होते हैं ना, तो उस सिचुएशन में वो लोग आम जनता के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जितना अच्छे से उनके बीच में से ही कोई औरत वो कनेक्ट कर पाती है। देखिए, आशा वर्कर फीमेल ही होती है, मेल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। और इनको वॉलंटियर्स कहा जाता है, दे आर वॉलंटियर्स। हालांकि उनका एक जॉब होता है प्रॉपर, लेकिन फिर भी उनको वॉलंटियर कहते हैं। वॉलंटियर मतलब अपनी मर्जी से ये काम कर रही हैं, और इस वॉलंटियर होने की वजह से ही उनकी सैलरी भी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है सरकार के द्वारा कि क्योंकि वो वॉलंटियर्स वर्कर्स हैं, वो सोसाइटी को सर्व करना चाहती हैं, इसीलिए हम उनको सैलरी नहीं देंगे। ठीक है, हालांकि कुछ इंसेंटिव उनको मिलता है परफॉर्मेंस बेसिस पे, वो कुछ 6-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार हो सकता है स्टेट वाइज, लेकिन प्रॉपर सैलरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चैलेंज क्या है, देखिए, आशा वर्कर के साथ साथ और भी, जैसे हमारे पास आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, वो भी हमारे हेल्थ सिस्टम का ही पार्ट है। जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती है, जिसे एएनएम बोला जाता है, वो भी इसी का पार्ट है। चैलेंज ये है कि ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और जो मिडवाइफ रहती हैं, इन दोनों की पक्की सैलरी होती है, लेकिन आशा वर्कर की पक्की सैलरी नहीं। ये यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात ये कि आशा वर्कर पूरी जिंदगी भर आशा वर्कर बन के ही रह जाती है, वो अपने करियर में और ज्यादा उसको प्रमोशन नहीं मिल सकता, उसका करियर प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि आशा वर्कर को आपने आंगनवाड़ी वर्कर प्रमोट कर दिया, नो, या आपने कुछ और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, कोई आपने उसको नर्स बना दिया, नो, ऐसा नहीं होता। आशा वर्कर ही रहती है। तो ये भी यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात ये कि द टोटल पेमेंट कंटिन्यूज टू रिमेन लो एंड ऑफन डिलेड, ये भी बड़ी समस्या है। तो पैसा बहुत कम दिया जाता है, कुछ स्टेट में तो काफी कम है, 3-4 हजार रुपये दिए जाते हैं कुछ स्टेट में, तो कुछ में 6 हजार, कुछ में 8 हजार, कुछ में 10 हजार, लेकिन वो काफी डिले हो जाता है। तो ये है यहाँ पे कुछ चैलेंजेस। सोल्यूशन क्या है, तो चैलेंजेस पता है तो सोल्यूशन भी पता होना चाहिए। सोल्यूशन तो सबसे बड़ी बात है रिम्यूनरेशन की ही है। तो इनका सैलरी जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक ठाक मतलब वो सर्वाइवल के तरीके से जिस तरह से वो काम करती हैं, और परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंसेंटिव दिए जाते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे एक फिक्स इनकम होनी चाहिए। देखिए, परफॉर्मेंस, देखिए, एक आशा वर्कर कोई बन जाती है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिंदगी भर आशा वर्कर ही रहेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आशा वर्कर की परफॉर्मेंस को जो मॉनिटर किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, और लोग उससे खुश नहीं होते हैं, तो उसको हटा भी दिया जा सकता है और नई आशा वर्कर बन सकती है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड होने की वजह से इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर को दूर करने की जरूरत है, और एक मिनिमम अमाउंट उनको बताना चाहिए कि ये मिनिमम अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, उनके करियर के प्रोग्रेशन में कुछ ना कुछ हेल्प होनी चाहिए। एक आशा वर्कर का ऐसा लगना चाहिए कि अगर वो अच्छा काम करेगी तो वो आंगनवाड़ी वर्कर भी बन सकती है, वो नर्स भी बन सकती है, या किसी और चीज में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। ये आप उसके यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो। एक बात यहाँ पे और करनी चाहिए, जो आशा वर्कर उसकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, सरकार को उनको भी बेनिफिट दिया जाना चाहिए। जैसे आप उनको कम से कम इंश्योरेंस तो दे ही सकते हो, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको कम से कम इंश्योरेंस दीजिए आशा वर्कर की फैमिली को, जैसा यूजुअली किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। तो ये आप कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि
उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल रिव्यूअर होने चाहिए, रेगुलेटर्स होने चाहिए, जो कि बिल्कुल अनबायस्ड होके उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकें। दूसरी बात कहता है रेगुलराइजेशन ऑफ जॉब। हालांकि ये काफी चैलेंजिंग होगा, मतलब रेगुलराइजेशन का मतलब उनको पक्का पक्का कर दीजिए, उनकी नौकरी पक्की कर दो, सरकारी एम्प्लॉय कर दीजिए। लेकिन ये काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि आशा वर्कर का मेन जो मोटिव है वो यही है कि वो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर उनको पक्का कर दिया जाएगा तो फिर वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगी, तो पूरा मोटिव ही चेंज हो जाएगा ना। इसीलिए उसको जो है सरकार पक्का नहीं कर रही है, ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ सोल्यूशन है हमारे पास, और ये थोड़ा हाईलाइट वगैरह आपने कर लिया। इसके अलावा थोड़ा बहुत आप नेट वगैरह पे और पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो आशा वर्कर्स के बारे में, फिर जाके आप इस आंसर को दीजिए। कुछ क्वेश्चन थे हम लोगों ने जो किए थे, तो एमसीक्यू जो हम लोगों ने कल किया था, तो पहले का आंसर होता है हॉट एंड वाइट। हॉट और वेट जहाँ पे क्लाइमेट होता है वहां पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा हाई रहती है। इसका एग्जांपल जो है आप मुंबई कर सकते हो, ठीक है। मुंबई इज वेरी हॉट एंड वेट एज वेल, और इसलिए मुंबई में काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी भी रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हीलियम, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, क्रिप्टोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नियोन है, जिनोन है। परसेंटेज वाइज आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको देखने में आसान लग रहा होगा टॉपिक, लेकिन जब अटेम्प्ट किया था तो कई बच्चों ने इसको गलत किया था, मैंने कमेंट सेक्शन में जाके देखा था। आगे आज के हमारे पास दो क्वेश्चन है, ये भी दोनों क्वेश्चन काफी जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत इजी नहीं है, दिमाग लगेगा करने में, और दिमाग आपके पास है ही, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देना मुझे। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी के बारे में भाई इसने बात किया, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द क्लाइमेट कॉज्ड बाय द naturally occurring events like the El Nino and volcanic activity. Climate change is a warming or cooling in the long term weather pattern at different places around the world. तो पहला तो ये है both A and B and neither A and nor B। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है, आपको बताना है। Which of the following is correct about the water vapor? ठीक है, water vapor in atmosphere increases with altitude, okay. water vapor decreases with equator from equator to poles, ये दो ऑप्शन हमारे पास है, तो ये वन है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन ऑफ द अबाउट। दोनों क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। अगर अभी नहीं पता है तो थोड़ा सा गूगल करें, थोड़ा इसके बारे में पढ़े, वाटर वेपर्स कैसे काम करते हैं, एल नीनो के बारे में थोड़ा सा जाने, फिर जो है आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा एनालिसिस। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किया करें, नीचे कमेंट जो है अच्छे से किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल के बारे में लोगों को बता सकते हो। और हमारा फाउंडेशन कोर्स, जो सेकंड फाउंडेशन कोर्स है, वो भी बहुत जल्दी ही हम लोग जुलाई में शुरू करने वाले हैं। तो जो बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको जो है लिंक दिया हुआ है, लिंक के ऊपर क्लिक करें। व्हाट्सएप नंबर भी आपको वहाँ पे दिया हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।